I will teach you to be rich summary in Hindi by रमित सेठी। दोस्तों, आप इस बुक की समरी पढ़कर सीखेंगे कि आप सिर्फ नौकरी करके कैसे करोड़पति बन सकते हैं। इसे पढ़कर आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जॉब से जो सैलरी मिलती है उससे भी अमीर बना जा सकता है? बहुत से लोगों को ये शायद पॉसिबल ना लगे। बहुत से लोग सोचेंगे कि अमीर तो बस बिजनेस करके ही बना जा सकता है, जॉब से मिलने वाली सैलरी तो ऐसे ही उड़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। रमित सेठी ने अपनी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में ऐसे सीक्रेट तरीके बताए हैं जिसकी हेल्प से आप सिर्फ नौकरी करके भी अमीर या करोड़पति बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस किताब में आपको कॉमर्स या मैथ्स के कॉम्प्लिकेटेड तरीके समझने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किताब में हर चीज इतनी सरलता से समझाई गई है कि एक हाउसवाइफ या 10th पास स्टूडेंट भी इसे आसानी से समझ सकता है। दोस्तों, इंडिया में बहुत से लोगों में फाइनेंशियल समझ ही नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंडिंग क्या होती है, तो शायद बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा, जबकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी आराम से करोड़ों कमा सकता है। इसलिए इस किताब को पढ़ना और भी जरूरी है। यहाँ मैंने इस किताब की समरी दी है ताकि आपको सारी बेसिक चीज़ों की जानकारी सरल और रोचक तरीके से मिल सके। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और सारे रूल्स को अपनाएंगे तो आप सिर्फ नौकरी करते हुए एक दिन करोड़पति बन सकते हैं, वो भी सिर्फ नौकरी करते हुए। किताब के जो मेन पार्ट्स हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट सेविंग्स यानी बचत, और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स यानी निवेश। तो आइए पढ़ते हैं इन दोनों भागों के बारे में। पार्ट 1 सेविंग्स। दोस्तों, सेविंग्स का मतलब तो आपको पता ही होगा। सेविंग यानी बचत। जो भी सैलरी आपको मिलती है उसका जो हिस्सा व्यक्ति बचा लेता है उसे ही बचत कहते हैं। बचत के लिहाज से लोग 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले वे लोग जो सैलरी की पाई पाई बचा लेते हैं, वो एक एक रुपए के लिए सब्जी वाले, रिक्शे वाले आदि से लड़ते रहते हैं। ऐसे लोग अमीर भी बन जाएं तो भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वो दिल से हमेशा गरीब ही रहेंगे। दूसरे वो जिन्हें पता ही नहीं बचत क्या होती है, सारी सैलरी महीने के आखिरी हफ्ते तक आते आते उड़ा देते हैं। मकान का रेंट, बच्चों की फीस, शॉपिंग, ग्रॉसरी, इंटरटेनमेंट, नवाबी शौक इत्यादि में खर्च कर देते हैं। रमित बताते हैं कि ये दोनों ही तरीके गलत हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? बचत कैसे करें, कितना खर्च करें, कितना बचाएं? इसके लिए रमित ने 5 मेन पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ना होकर भी आप बचत करना सीख सकते हैं। सबसे पहले बचत करने की समझ पैदा करें। ये समझें कि कितनी भी सैलरी हो, कम या ज़्यादा, कुछ हिस्सा जरूर बचाएंगे। सारी सैलरी ही ना उड़ा दें, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। लेकिन हाँ, 100% सैलरी बचाने की कभी ना सोचें। इससे लोग आपको अमीर नहीं, सिर्फ कंजूस, मक्खी चूस ही समझेंगे। इतना पेट काटने की जरूरत नहीं है। जहां एंजॉय करना है वहां एंजॉय भी करना चाहिए। पॉइंट 5 में एक सरल फॉर्मूला दिया गया है कि सैलरी को कैसे डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड करके मैनेज कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचेंगे ये सेविंग, निवेश झंझट का काम है, और मैंने तो कॉमर्स भी नहीं पढ़ा, बैंकों के चक्कर लगाना भी मेरे बस का नहीं है। लेकिन रमित बताते हैं आपको बड़ी बड़ी और टफ चीज़ें सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कोई एक्सपर्ट भी नहीं बनना, बस कुछ बेसिक बातें ही ध्यान में रखनी है जो बहुत सरल है। इसलिए ऐसा माइंडसेट दिमाग से निकाल दीजिए कि यह झंझट का काम है या बहुत मुश्किल है। अगर आप 80% भी सीख लेंगे तो ये बहुत है। बाकी का 20% नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कहता है कि किसी काम को करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। इस बुक समरी को पढ़ने से आप इतना मोटिवेट हो जाएंगे कि आप नौकरी लगने के तुरंत बाद से ही आप पैसे बचाना और निवेश करना शुरू कर देंगे। अगर अभी आप एक स्टूडेंट हैं तो पेरेंट्स को यह जानकारी दे सकते हैं। सेकंड, स्टार्ट अर्ली। बचत करना जल्दी शुरू करनी चाहिए। कुछ लोग जॉब लगने पर यह सोचते हैं कि अभी तो जवान हूँ, अभी उड़ा लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। इन चीज़ों के लिए तो उम्र पड़ी है, लेकिन इससे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, जो आपको नीचे इन्वेस्टमेंट पार्ट में समझाया जाएगा। इसलिए आपको सैलरी मिलने के डे 1 से ही बचत स्टार्ट कर देनी चाहिए।
थर्ड, पसंद की चीज़ों पर खर्च कीजिए, बेकार की चीज़ों पर बचाइए। रमित बताते हैं कि जो आपकी हॉबीज़ हैं उन पर जरूर खर्च करना चाहिए। सेव करने के लिए आपको कंजूस बनने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, आप फालतू के खर्चे कम कर सकते हो। जैसे जितने कपड़े जरूरी हो उतने ही खरीदिए। ऐसा न हो कि आपके क्लोजेट में 50% कपड़े ऐसे पड़े रहते हो जिनका आप यूज़ ही ना करते हो। बहुत महंगा फ़ोन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। हर दिन रेस्टोरेंट में पार्टी भी ना करें। तो इस तरह से आप अपने बहुत से फालतू खर्चों को कम कर सकते हैं। इससे अपने आप ही सेविंग होने लगेगी। 4, क्रेडिट कार्ड के नुकसान। जॉब लगते ही बहुत से क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज आपके पीछे पड़ जाती है। तरह तरह के ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। बहुत से लोग भर भर के कार्ड ले लेते हैं। जब आप शॉपिंग करते हैं तो सच में आपको ऑफर, डिस्काउंट और वाउचर्स इत्यादि मिलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कंपनीज क्यों भर भर के इस तरह से पैसे लुटाती है? इनसे उनका क्या फायदा है? तो रमित उनके ट्रैप के बारे में बताते हैं जिससे आप फंस सकते हैं, लेकिन उनका गेम समझ जाओ तो आप नहीं फंसते। तो क्या है उनका ट्रैप? जब आप शॉपिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी एक तरह से आपको लोन देती है। यह लोन आपको लगभग 45 दिन में चुकाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करना भूल ही जाते हैं। अगर लोन लेट चुकाया जाता है तो आपको 45% या उससे भी ज़्यादा भारी रकम का ब्याज कंपनी को देना पड़ता है, क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं होती। इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या गेम चल रहा है। पढ़े लिखे तो फिर भी समझते हैं, लेकिन इंडिया में आपको पता ही नहीं कि कितने लोग इन सब चीज़ों से अनजान हैं। ऐसे लोगों को ये कंपनीज जमकर लूटती है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग EMI, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट करवा देते हैं। वो क्रेडिट कार्ड को ही अपने बैंक अकाउंट से जोड़ देते हैं। इससे हर महीने एक छोटी किस्त उनके अकाउंट से अपने आप कट जाती है। यही सबसे बड़ी गलती है। हर अगली इंस्टॉलमेंट में ब्याज दुगना हो जाता है और वो लोन कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन लोग ये सोच रहे होते हैं कि थोड़ी सी ही तो किस्त जा रही है, लेकिन कुछ सालों में उनका बहुत सा पैसा क्रेडिट कार्ड वाले ले जाते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट का 4 to 5 गुना भी हो सकता है, और लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती। तो दोस्तों, आपने भी EMI करवाने की गलती की है तो उसे आज ही बंद कर दें। जितना लोन आपके ऊपर रखा है एक बार में ही चुका दें। 1-2 कार्ड जरूर रखें, डिस्काउंट का फायदा भी उठाएं, लेकिन लोन चुकाने का टाइम लिमिट कभी ना भूलें। आप खुद सोचिए, जब कोई कंपनी फ्री में पैसा उड़ा रही है तो उसके पास उससे डबल वसूल करने का तरीका भी होगा या नहीं? बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के फायदे की बात बताएंगे, लेकिन जो साइकोलॉजिकल गेम चल रहा होता है उसका सीक्रेट तो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता। मीडिया पर तो बिल्कुल यकीन ना करें। सब पैसे लेकर चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं। असली ज्ञान लेना है तो ऐसी किताबों से लें। 50-30-20 का रूल। तो दोस्तों, ये रहा बचत का सीक्रेट रूल 20। इस रूल से आपको पता चलेगा कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। रमित बताते हैं कि सैलरी का 50% हर महीने आप घर के नॉर्मल एक्सपेंसेस पर खर्च कर सकते हैं। इनमें घर का किराया, बच्चों की फीस, ग्रॉसरी, खाने पीने का सामान आदि आते हैं। 30% आप अपने इंटरटेनमेंट और शौक पूरा करने में लगा सकते हैं। 20% बचा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है बचत करना, और फॉर्मूला देखकर आपको एहसास भी हो गया होगा कि बचत करने के लिए आपको अपने शौक का बलिदान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बचत केवल 20% ही तो करनी है, जो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो जो 20% आपने बचाया उसके साथ क्या कर सकते हैं? उसी से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और यही आपको एक दिन करोड़पति बना देगा। तो अगले पार्ट को ध्यान से सुनिए और समझिए कि इन्वेस्ट कैसे करना है। पार्ट 2, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। फर्स्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट वर्सेस सेविंग अकाउंट्स। बहुत से लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहने देते हैं। इससे उन्हें बहुत सा नुकसान होता है। ऐसे वो इसलिए करते हैं क्योंकि या तो उन्हें फाइनेंशियल समझ नहीं है, या फिर वो बहुत आलसी हैं। बैंक जाना झंझट का काम समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही जग जाइए। आप पैसे सेविंग्स अकाउंट में ना रखें, बल्कि FD करवा दें। सेविंग अकाउंट में उतना ही पैसे रखें जितना आप महीने में खर्च करते हैं। सेविंग अकाउंट में पैसे रखकर आप अपना काफ़ी नुकसान करते हैं। सेविंग अकाउंट में सिर्फ 4% ब्याज मिलता है, जबकि FD में 6%। सीनियर सिटीजन्स को तो इससे भी ज़्यादा मिलता है। तो आप खुद सोचिए आपको किससे ज़्यादा फायदा मिलेगा।
मान लीजिए कोई आदमी सेविंग्स अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रखता है तो 1 साल में उसका ब्याज बनेगा 4 लाख, लेकिन उसी पैसे की एफडी करवा देंगे तो मिलेगा 6 लाख, यानी सीधा सीधा 2 लाख का अंतर। तो देखा आपने, बैठे बिठाए वो आदमी बिना कुछ किए एफडी से 2 लाख ज़्यादा कमाने लगा। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो हमेशा एफडी करवाएं। हर महीने की 5 तारीख को जिस पैसे की ज़रूरत ना हो उसकी एफडी करवा दें। ऐसा रूल बना लें और इससे आपको डेट का भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। महीने में 1 दिन का ही तो काम करना है, एक डेट रख लेने से आपको ये झंझट नहीं लगेगा। और नेट बैंकिंग करते हैं तब तो और भी आसान है। बैंक जाए बगैर ऑनलाइन मिनटों में एफडी करवा सकते हैं। बैंक की ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं। एफडी की कोई लिमिट भी नहीं है, 7 डेज, 1 मंथ या 5 ईयर्स। अपनी ज़रूरत के हिसाब से तरह तरह की एफडी करवा सकते हैं। अगर आपका बैंक सुविधा देता हो तो सेविंग्स अकाउंट को फ्लेक्सी अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें। इससे आपका पैसा एक लिमिट के ऊपर अपने आप ही एफडी में बदल जाता है। तो दोस्तों, झिझक छोड़िए और बैंक जाइए और आज ही अपने पैसे को ठीक से मैनेज कीजिए। बैंक के लोगों का तो ये काम है, उन्हें इसी बात की सैलरी मिलती है। दूसरा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बहुत सारे लोगों को इस फाइनेंशियल टूल के बारे में पता ही नहीं है। पता भी है तो इसे ठीक से यूज़ करना नहीं जानते, जिससे उन्हें मैक्सिमम फ़ायदा नहीं मिल पाता। पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका अलग से अकाउंट एसबीआई जैसे बैंक में कोई भी खुलवा सकता है। इसमें आप हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। ये पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है, यानी 15 साल तक आप इसे नहीं निकाल सकते। लेकिन यही फायदे की बात है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पीपीएफ और पीएफ दोनों अलग होते हैं। पीएफ सरकारी कर्मचारियों का ऑटोमेटिकली बन जाता है। यहाँ मैं पीपीएफ की बात कर रहा हूँ। पीपीएफ ऐसा टूल है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि ये टूल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज देता है जो कोई और टूल नहीं देता। बाकी सब में आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, ये आपको 10% से भी ज़्यादा का ब्याज देता है, जो एफडी से बहुत ज़्यादा है और कहीं भी इतना ब्याज नहीं मिलता। यहाँ समझाने के लिए मैंने एवरेज रेट ली है। तो आइए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझते हैं कि यह क्या होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख पीपीएफ में डाला, इस पर आपको 10% की रेट से ब्याज मिलेगा, तो 1 साल बाद आपका ब्याज होगा 10,000 रुपये। आपका टोटल पैसा हो जाएगा 1,10,000 रुपये। अब अगले साल आपको इस अमाउंट पर यानी 1,10,000 रुपये पर ब्याज लगेगा, ना कि 1 लाख पर। ऐसा हर साल होता जाएगा। अगर यही पैसा एफडी में डालेंगे तो हर साल आपको इसी पर ही ब्याज मिलता रहेगा, यानी 1 लाख रुपए पर ही ब्याज मिलता रहेगा, ना कि बढ़े हुए पैसे पर। इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। आप सोचेंगे कि फिर एफडी क्यों करनी है, पीपीएफ ही कर लेते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख से ऊपर जमा नहीं कर सकते, नहीं तो सरकार कंपाउंड इंटरेस्ट देते देते लुट जाएगी। अब आपको तरीका बताता हूं जिससे आप पीपीएफ का पूरा फायदा उठा सकते हैं। आप हर साल 1 अप्रैल को पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख डालना स्टार्ट करें। ऐसा 15 साल तक करें। तो आइए देखते हैं 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। 1.5 लाख आपने 15 साल तक जमा कराया, तो इससे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 22,50,000 रुपये। इस पर आपका ब्याज बना 21,10,517 रुपये। 15 साल बाद आपको टोटल मिलेगा 43,60,517 रुपीज़। है ना जादू, आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा, वो भी बिना कुछ खास किए। और मज़े की ये बात है, इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। अगर आप इसी पैसे को 25 साल तक रखे रहेंगे तो यह 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, और अवधि बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों, 2 बातें जान लीजिए। बहुत से लोग सोचेंगे यार 15 साल के लिए पैसा कौन ब्लॉक करेगा। यही गलत माइंडसेट आपको बदलना होगा। इसे ही फाइनेंशियल समझ कहते हैं, जो अमीर लोगों में ज़्यादा होती है। आप पीछे मुड़कर देखिए, अगर आप 25 साल के हैं तो क्या आपको पता चला कि ये 25 साल कैसे बीत गए? ऐसे ही आपको 15 साल का भी पता नहीं चलेगा और 35 का भी नहीं। तो ये सोचिए 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। दूसरी बात, आप ये ना सोचिए कि मैं हर महीने 1,000 2,000 डाल दूंगा। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। आपको सारा पैसा 1.5 लाख 1 अप्रैल को ही डालना चाहिए,
क्योंकि तब से ब्याज लगना स्टार्ट होगा, वो भी 1.5 लाख की बड़ी अमाउंट पर। 1,000 पर तो ब्याज बहुत कम लगेगा, जिसकी वजह से पूरा फायदा नहीं मिलेगा। ऊपर जो कैलकुलेशन की थी वो 1.5 लाख के अकॉर्डिंग ही थी। तो दोस्तों कैसे भी करके 1 अप्रैल को 1.5 लाख आप पीपीएफ में डिपॉजिट करवा दें। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। इससे आप सारे साल की टेंशन से भी मुक्त हो जाएंगे और एक बार करने की वजह से यह आपको कुछ भी झंझट का काम नहीं लगेगा। एक बार पैसा डाल दीजिए और भूल जाइए। दोस्तों अब आपको जल्दी स्टार्ट करने की वैल्यू समझ आ रही होगी। अगर कोई 30 साल में पीपीएफ स्टार्ट करता है तो 15 साल होते होते उसकी उम्र 45 हो जाएगी, तो 45 लाख उसे 45 को उम्र में मिलेंगे। लेकिन अगर कोई 20 में करता है तो 35 साल में ही 45 लाख बना लेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा भी है तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कभी नहीं करने से देर से करना फिर भी सही है, और बुढ़ापे में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो दोस्तों आप भी देर मत कीजिए, हेजिटेशन छोड़िए और बैंक चले जाइए। जितना जल्दी पीपीएफ खुलवाएंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तीसरा, एनपीएस। दोस्तों एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम। आपको पता ही होगा सरकार आगे से पेंशन देना बंद कर देगी। एनपीएस के काफ़ी फीचर्स पीपीएफ जैसे ही हैं। आप इनमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो, लेकिन इससे आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अनुसार हर महीने पेंशन मिलती है। इसके 40% हिस्से पर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो सरकारी वेबसाइट पर इसके बारे में पढ़िए और स्कीम ले लीजिए। आप एसबीआई या दूसरे बैंकों का अकाउंट खुलवा सकते हैं। फोर्थ, म्यूचुअल फंड। दोस्तों आप हर महीने कम से कम 1 से 2 हज़ार किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। इसे एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। म्यूचुअल फंड जिसे एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है, आपके पैसे को शेयर मार्केट में या बॉन्ड्स में लगाते हैं। इनसे आपको 12 से 15% के लगभग ब्याज मिल जाते हैं, जो बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें रिस्क भी होता है, इसलिए पहले अच्छे से इसके बारे में पढ़ लें या कोई ऑनलाइन कोर्स कर लें। किसी अच्छे ब्रोकर से भी करवा सकते हैं, लेकिन ब्रोकर कमीशन चार्ज करता है, जिससे फ़ायदा कम हो जाता है। आजकल आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, स्टॉक्स, शेयर्स। अगला इन्वेस्टमेंट 2 टूल है, स्टॉक या शेयर्स। इसमें रिवार्ड तो ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बन चुके हैं। वॉरेन बफेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, या इंडिया में राकेश झुनझुनवाला के बारे में। दोनों ही अरबपति हैं। सारी दौलत इन्होंने सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कमाई है। 6, लाइफ इंश्योरेंस। रमित कहते हैं कि हर व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। खैर एलआईसी की काफ़ी जानकारी हर किसी को होती है, तो इस पॉइंट पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस जॉब लगने के साथ ही साथ एक अच्छी सी पॉलिसी जरूर ले लें और साल का या 6 महीने का प्रीमियम समय पर भरते रहें। प्रीमियम भी ऑनलाइन आसानी से भर सकते हैं। 7, हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस से अलग होता है। लाइफ इंश्योरेंस तो एक्सीडेंट या डेथ होने पर फैमिली को पैसा देता है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस आपके बीमार पड़ने और हॉस्पिटल में भर्ती होने पर होने वाले खर्चों को कवर करता है। यदि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा बिल आ जाता है। खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा बिल से आपकी सेविंग जा सकती है, तो इससे बचने के लिए एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो दोस्तों यह थी रमित सेठी की फेमस किताब आई विल टीच यू टू बी रिच की समरी। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कमेंट करके बताइए कि आप किन तरीकों से इन्वेस्ट करते हैं या किसी स्कीम के बारे में जानते हैं, तो वो भी जरूर